अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 29 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीडिंग और फैक्ट्रीज़ के बारे में देखेंगे कि ये क्या है, कैसे काम करती हैं और इसको यूज़ किस तरीके से हम करते हैं। तो अगर मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि आपको आने वाली हर लारावल 6 की वीडियो की नोटिफिकेशंस आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, लास्ट पार्ट में पार्ट 28 में हमने माइग्रेशंस के बारे में कम्प्लीटली सीखा। मेरी कोशिश ये थी कि माइग्रेशंस और सीडिंग और जो इसका जो थर्ड पोर्शन है फैक्ट्रीज को एक ही वीडियो में कवर कर सकूं, लेकिन वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया क्योंकि मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो इसलिए मैंने उसको फिर सिर्फ माइग्रेशंस तक रखा। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि सीडिंग और फैक्ट्रीज दोनों को एक्सप्लेन करूं, लेकिन अगर टाइम बचा तो अगर 30 मिनट से अबव हो गया ये भी वीडियो ट्यूटोरियल तो सिर्फ इसमें सीडिंग को एक्सप्लेन करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर फैक्ट्रीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। सो चलिए बात करते हैं सीडिंग क्या होती है। सीडिंग का मतलब होता है कि जब आप माइग्रेशन को रन करते हैं तो उसके साथ कोई डमी डाटा, कोई डिफ़ॉल्ट डाटा आप अपने डाटाबेस के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या CMS बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स अपने उसके साथ देनी पड़ेगी कि ये होंगी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। इसके बाद यूज़र चाहे तो उन सेटिंग्स को चेंज कर सकता है। सो उस डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को ऐड करने के लिए आपको मैनुअली टेबल्स के अंदर डाटा एंटर नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप एक सीडर क्रिएट करेंगे और उस सीडर के थ्रू उस डाटाबेस टेबल के अंदर डाटा सीड करेंगे और उसको PHP आर्टिसन की मदद से आप रन करेंगे। सो ये बेसिक पर्पज़ है सीडिंग का। सो चलिए देखते हैं कि सीडिंग क्रिएट करने का, यूज़ करने का, इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है। मैं इस वक्त अपने कंप्यूटर के टर्मिनल पर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं L6 ऐप के फोल्डर में हूँ और यहाँ पर मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन हेल्प DB मेक, आई थिंक सिंपल आर्टिसन लिखते हैं। इसके बाद इसमें यहाँ पर हमें मेक के सेक्शन के अंदर, ये जो मेक का सेक्शन है इसके अंदर मेक सीडिंग के नाम से, मेक सीडर के नाम से एक कमांड मिलेगी जो कि क्रिएट करती है न्यू सीडर क्लास को। ये क्लास क्रिएट करती है जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था मेक माइग्रेशन। तो मेक माइग्रेशन बेसिकली न्यू माइग्रेशन फाइल क्रिएट करती है, तो इसी तरीके से मेक सीडर जो है वो एक न्यू सीडर क्लास क्रिएट करती है। इसकी हेल्प देख लेते हैं, PHP आर्टिसन हेल्प मेक सीडर। यहाँ पर उसको सिंपली हमने नेम देना है एंड देन दीज ऑप्शंस आर नॉट दैट मच नेसेसरी, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। क्वाइट मोड में कोई आउटपुट नहीं शो करेगा, वर्जन के साथ उसका वर्जन देख सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे PHP आर्टिसन मेक सीडर और उसका नेम। अब नेम किस तरीके से आपने लिखना है, सबसे पहले आपने उस टेबल का नाम लिखना है जिसमें आपने सीडिंग को मूव करना है। मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ यूजर्स के लिए सीडिंग। यूजर्स, उसके बाद या यूजर लिख दें, यूजर सीडर, यस यूजर सीडर, जो भी आप लिखना चाहें। तो इस तरीके से हम नेमिंग कन्वेंशन देंगे, पोस्ट सीडर, सेटिंग्स सीडर, पासवर्ड सीडर, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप उम्मीद है समझ के होंगे। इसके बाद आप एंटर करेंगे। ये कहेगा सीडर क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब ये एक यूजर सीडर डॉट PHP फाइल क्रिएट करके हमें देगा कहाँ पर, डाटाबेस के फोल्डर के अंदर सीडिंग का सीडर्स का फोल्डर होगा। डाटाबेस के अंदर हमारे पास सीड्स का एक फोल्डर होगा, उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर यूजर सीडर के नाम से एक एम्प्टी फाइल क्रिएट हो जाएगी और इसके बाद हमारे पास एक न्यू एक डाटाबेस सीडर के नाम से भी एक फाइल मौजूद है। ये किस वक्त रन होती है, ये जब हम इस सीडर को DB सीड को रन करते हैं। PHP आर्टिसन हेल्प DB सीड, इस कमांड को जब हम रन करते हैं इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि कौन सी क्लास को हमने रन करना है। तो डिफ़ॉल्ट जो होती है वो डाटाबेस सीडर होती है। मतलब अगर आप कोई ऑप्शन नहीं देंगे तो ये डिफ़ॉल्ट सीडर रन होगी, तो इसके अंदर आप जितनी भी सीडिंग्स क्रिएट करना चाहें कर सकते हैं और जितनी भी क्लासेस आप कॉल करना चाहें वो कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर उसने कहा यूजर्स टेबल सीडर, अब मैंने यूजर सीडर रखा है, तो चलिए मैं एक और काम करता हूँ, जो उसने कन्वेंशन दी है उसी को फॉलो करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूजर्स टेबल सीडर, ये मैंने उसकी कन्वेंशन रख दी।
सो डेटाबेस सीडर के अंदर हमारे पास यूजर्स टेबल सीडर, और उसने जो नेमिंग कन्वेंशन दी है वो, बल्कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, और इसको यूजर्स का यू भी उसने कैपिटल रखा है। सो इस तरीके जब क्लास नेम दिया जाता है तो हमेशा जो है वो यही ऑर्डर होता है कि हर लेटर का पहला, हर वर्ड का पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा। सो लीजिए हमारी सीडिंग कंप्लीट हो चुकी। अब इस डेटाबेस सीडर के अंदर इस कमेंट लाइन को अनकमेंट कर दीजिए। सो दिस कॉल यूजर टेबल सीडर, ये इस डेटाबेस सीडर की मदद से जितने भी आपने जो कस्टम सीडिंग्स क्रिएट किए हैं, सीडर्स क्रिएट किए हैं, उनको यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो लाइन बाय लाइन आप दिस कॉल, या फिर आई थिंक इसमें आप एरेज की सूरत में भी पास कर सकते हैं, मतलब इस तरीके से भी पास कर सकते हैं डाटा। अब मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन DB सीड, सो इसने कहा जी यूजर्स टेबल सीडर सेंड सीडिंग यूजर्स टेबल सीडर, सो डेटाबेस सीडिंग कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो आप कहेंगे कि इससे क्या हुआ? इससे ये होगा, सीडिंग से ये होता है कि आपका जो भी टेबल होगा, अब ये यूजर्स का टेबल है, इसमें कोई ना कोई वैल्यू ऐड हो जाएगी। अब वो वैल्यू कैसे ऐड करनी है, उसका तरीका क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, डेटाबेस में जाते हैं और सीडिंग में जाते हैं। सो यहाँ पर राइटिंग सीडर्स, तो यहाँ पर हमने ये यूजर्स टेबल रन कर लिया। उसके बाद इसके अंदर जो सीडर की क्लास है, ये जो हमारे पास फंक्शन रन है, इसके अंदर आपने सबसे पहले फसाड DB फसाड को कॉल करना है ताकि हम उस टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट कर सकें। फिर आपने सीडर को कॉल करना है, सीडर बेसिकली बाय डिफॉल्ट होता है। इसके बाद यहाँ पर लारावेल 6 के अंदर, लारावेल 6 PHP 7 से हमारे पास एक str की क्लास है, इसको हम यूज़ करेंगे। सो इन दोनों को कॉपी किया, आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब आपने इसमें डाटा ये एंटर करना है। सो इसको कॉपी किया, हमने यूजर्स टेबल के लिए बनाया सीडर, तो यहाँ पर हम उसको बता रहे हैं कि यूजर्स के टेबल में इंसर्ट करो नेम str random 10 लेंथ हो जिसकी, फिर ईमेल str random 10 लेंथ हो, उसके बाद @gmail जो भी हम देना चाहें वो दे सकते हैं। चाहे तो आप @ के बाद यहाँ पे str random भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। मतलब यहाँ पर मैं अगर इसको @ के बाद इसको कॉमा करके डॉट डाल के यहाँ पर लिख देता हूँ str : random 3 या 5, तो ये रेंडमली 5 करेक्टर्स कोई भी उठा के उसके साथ कॉन्केटिनेट करके @ सिंबल के साथ उसको सेव कर देगा DB में। उसके बाद है पासवर्ड। सो पासवर्ड की फील्ड में bcrypt हमारे पास एक मेथड है जो कि इनक्रिप्ट करता है हैश के साथ, तो हमने इसके फील्ड में पासवर्ड लिख दिया। इट मीन जब हम लॉगिन होंगे तो ये वाला पासवर्ड जो इसमें ये वर्ड पासवर्ड है, ये वाला यूज़ करेंगे। इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। सो ये 3 फील्ड इंपॉर्टेंट हैं जिनको हमें डाटा सीड करना है हमने, और ये रेंडमली सीड होगा। अब इसको रन कैसे करना है, अगेन वही कमांड दोबारा रन करेंगे, PHP आर्टिसन DB सीड, रन किया, यूजर टेबल सीड सक्सेसफुली। अब हम वापस डेटाबेस में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं यूजर्स के टेबल को, और ये लीजिए ID1 नेम रेंडमली गिब्रिश वैल्यू, ईमेल गिब्रिश वैल्यू, डॉट सॉरी मैं आई फॉरगॉट द डॉट, कि मैं यहाँ पर दोबारा से डॉट देना भूल गया ये। सो अब ऐसी सिचुएशन में अगर मैं दोबारा रन करता हूँ, सो अगेन डेटाबेस सीडिंग सक्सेसफुल, इसको रिफ्रेश किया। सो एक और एंट्री यहाँ पर हो गई। अब इस दफ़ा ये देखिए @ और gibrishvalue.com, और अगर मैं इसको स्टैटिक कर देता हूँ @gmail.com, और अगेन रन करता हूँ DB migrate DB seed, तो एक और वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये सारी वैल्यूज ना इंटर हो, बल्कि एक ही वैल्यू इंटर हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आर्टिसन माइग्रेट रिफ्रेश कर देता हूँ। इसने क्या किया, दोबारा माइग्रेशन क्रिएट कर दी। अब हमारा यूजर का टेबल फिर एम्प्टी हो गया। अब हम फिर लिखेंगे DB सीड। सो हमारी सीडिंग फिर रन हो गई और यूजर के टेबल में डाटा फिर आ गया। अब इसमें ईमेल गिब्रिश वैल्यू और @gmail.com और पासवर्ड हमारा सीक्रेट ऐड हो गया। रिमेंबर टोकन क्रिएटेड एट अपडेटेड एट नल ही होंगी, क्योंकि इंसर्ट की मदद से जब हम इस तरह सीडिंग करते हैं तो उसमें क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट की वैल्यूज नहीं आती। खैर एनीवेज, तो ये हमने यूजर टेबल सीडर सक्सेसफुली रन कर लिया। अब सपोज कीजिए हमारे पास बेशुमार सीडर्स हैं, या हमें किसी ने प्रोजेक्ट दिया तो वो हम तमाम सीडर्स उसके साथ रन करना चाह रहे हैं। जब हम माइग्रेशन रन करें तो आप कर सकते हैं।
चूँकि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में माइग्रेशन को देखा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हम हेल्प माइग्रेट की ली थी हेल्प, तो उसमें हमारे पास एक ऑप्शन था db-seed। सो ये हम जब देंगे तो वो ऑटोमेटिकली db seed को रन करेगा और जितनी भी सीडिंग्स होंगी वो रन कर देगा। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन रोल माइग्रेट रोल बैक। सो तमाम टेबल्स रोल बैक हो गए। अब हमारे पास कोई भी टेबल नहीं है, सिर्फ एक माइग्रेशंस का टेबल है। सो अब मैं लिखता हूँ माइग्रेट स्पेस -seed और रन कर देता हूँ। सो इसने ना सिर्फ माइग्रेशन रन कर दी, बल्कि जो हमारी डिफ़ॉल्ट सीडिंग थी वो भी इसने रन कर दी। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये लीजिए यूज़र्स के टेबल में हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी आ गई, गिब्रिश नेम, गिब्रिश ईमेल मतलब रैंडम ईमेल और रैंडम यूज़र नेम आ गया, और बाकी पासवर्ड इसके अंदर सीक्रेट के नाम से सेव हो गया। सो ये है हमारे पास सीडिंग। इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सीडिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट टेबल्स के अंदर एक डिफ़ॉल्ट डाटा आप एंटर करना चाह रहे हैं तो वो आप एंटर कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास सीडिंग का ऑप्शन इनसाइड लारावेल 6। सो सीडिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है फैक्ट्रीज। अब सीडिंग की मदद से हम कुछ रैंडम डाटा तो एंटर कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये एक छोटा सा इशू है कि इसमें जो भी हम वैल्यूज़ एंटर करते हैं वो हम इनको टेस्टिंग पर्पस के लिए डेटाबेस के अंदर इंसर्ट नहीं कर सकते। हमें बार बार या तो DB-seed लिखना पड़ेगा, तो बार बार ये रन होगा। अगर सपोज कीजिए मैं 100 रिकॉर्ड्स एंटर करना चाह रहा हूँ तो मुझे 100 टाइम DB-seed रन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये जो है 100 टाइम डाटाबेस में ये टेबल्स यूजर्स के अंदर ये 100 यूजर्स ऐड होंगे। सो लारावेल हमें एक और फीचर प्रोवाइड करता है, वो है फैक्ट्रीज मेथड। फैक्ट्रीज क्या करती हैं, जैसे आपको नॉर्मली पता है कि हम फैक्ट्रीज के अंदर बल्क में डाटा बनाते हैं, मतलब कोई भी किसी भी चीज़ की कारखाना है कोई लगा हुआ, तो उस कारखाने का मतलब है कि उसमें वो चीज़ बल्क के हिसाब में बनती है, 1 या 2 के हिसाब से नहीं बनाई जाती। ठीक हो गया। तो इसी का नाम फैक्ट्री को ही यूज़ किया गया है लारावेल 6 या लारावेल के अंदर। इसी कॉन्सेप्ट को लेके एक फैक्ट्री का मॉड्यूल दिया गया है जिसकी मदद से हम फैक्ट्रीज क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास PHP आर्टिसन में एक कमांड है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन लिस्ट लिखने की जरूरत नहीं, डिफ़ॉल्ट होगा। तो इसमें मेक होगा हमारे पास फैक्ट्री, सो मेक फैक्ट्री, क्रिएट अ न्यू मॉडल फैक्ट्री। सो न्यू मॉडल फैक्ट्री क्रिएट होगी इसकी फैक्ट्री की मदद से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन हेल्प मेक फैक्ट्री। सो यहाँ पर उसने कहा कि जी उसका नाम देना है, फिर उसके बाद उसमें एक ऑप्शन है -m इज इक्वल टू मॉडल, द नेम ऑफ मॉडल। अभी हमने मॉडल जो क्रिएट नहीं किए, लेकिन जब हम लारावेल की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ एक डिफ़ॉल्ट मॉडल हमें मिलता है यूज़र के नाम से। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऐप के फोल्डर के रूट में हमें यूज़र के नाम का एक मॉडल मिलेगा। इसके अलावा एक पोस्ट के नाम का भी मॉडल हमने क्रिएट किया था शुरू में, तो ये अभी किसी डेटाबेस के साथ कनेक्ट नहीं है। तो अभी हमने चूँकि क्रिएट कर लिया डेटाबेस को, माइग्रेशन को, पोस्ट की माइग्रेशंस को, तो ये ऑटोमेटिकली उस माइग्रेशंस के साथ अब ये कनेक्ट हो चुका है। फिर उसके बाद यूज़र्स का टेबल है हमारे पास। तो ये यूज़र का जो मॉडल है ये बेसिकली हमारे पास इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी ऐड हैं जो कि यहाँ पर हमने अभी ऐड नहीं किया, अभी हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सेम मॉडल है जो कि यूज़र वाला पोस्ट वाला मॉडल है। सो मैं ये चाह रहा हूँ कि यूज़र के टेबल में कुछ फैक्ट्री वाली मेथड और पोस्ट के टेबल में भी कुछ फैक्ट्री मेथड्स ऐड करूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर रन करूँगा मेक फैक्ट्री और पोस्ट फैक्ट्री -- या -m। सो -- मॉडल इज इक्वल टू यूज़र, एंटर किया। फिर मैंने लिखा, ओ सॉरी माय मिस्टेक, मैंने मॉडल इज इक्वल टू यूज़र कर दिया, ये मॉडल इज इक्वल टू पोस्ट करना था। खैर एनीवेज हम उसको चेंज कर लेंगे। सो यूज़र फैक्ट्री -- मॉडल इज इक्वल टू यूज़र। सो इसने कहा कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ओके, हम आते हैं फैक्ट्रीज के अंदर। सो डेटाबेस के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास पोस्ट फैक्ट्री और यूज़र फैक्ट्री, ये ऑलरेडी क्रिएटेड था फैक्ट्री वाला, तो इसलिए इसने कहा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो ये बेसिकली यूज़र क्लास को नहीं यूज़ करेगा, पोस्ट क्लास को मॉडल को यूज़ करेगा। और यहाँ पर भी हमें इंपोर्ट करना होगा पोस्ट को। अब अगर हम यूज़र फैक्ट्री को देखें तो यहाँ पर उसने कहा जी एक फेकर की क्लास है
जो कि जनरेट करती है रैंडम नेम, यूनिक एंड सेफ ईमेल, जो ऑथेंटिक ईमेल्स होते हैं लेकिन सेफ मतलब रैंडमली होते हैं लेकिन सेफ ईमेल्स होते हैं। फिर ईमेल वेरीफाइड एट नाउ, जो भी टाइम होगा करंट टाइम वो उस पर ऐड हो जाएगा। फिर पासवर्ड, अब ये वहाँ पर यहाँ पर इसने हैश वैल्यू दी हुई है, आप देख सकते हैं ये सेम वैल्यू जाएगी डेटाबेस के अंदर, और उसने यहाँ पर बता दिया कि ये पासवर्ड है, बेसिकली ये पासवर्ड की हैश वैल्यू है, ठीक है। और सॉरी, और रिमेंबर टोकन में रैंडम हमें 10 लेंथ का एक स्ट्रिंग दे देगा। अब इस फैक्ट्री को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और पोस्ट फैक्ट्री के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर अब हमने जो पोस्ट क्रिएट किया था उसके अंदर हमने टाइटल दिया था, और ईमेल नहीं था, उसमें कंटेंट था, और ईमेल वेरीफाइड नहीं था, पासवर्ड नहीं था, एक था यूज़र आईडी, सो यूज़र अंडर आईडी, सो यूज़र आईडी रैंडम, आई थिंक रैंडम इंट का मेथड है या इंट रैंडम, एंड इसमें रैंडम इंट है, ठीक हो गया, रैंडम इंट है। और इसके अंदर हम यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दे देंगे 1 2 3। सो ये अब क्या करेगा, एक रैंडम यूजर आईडी ऐड कर देगा 1 से लेकर 3 के दरमियान, 1 और 3 के दरमियान इंटीजर वैल्यू जो कि फ्लोटिंग वैल्यू नहीं होगी वो ऐड कर देगा। सो ये 3 ही उसके अंदर कॉलम्स थे, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब चूंकि हम यहाँ पर मॉडल को यूज़ कर रहे हैं, सो मॉडल के अंदर हमें एक एरे ऐड करनी पड़ती है फिलेबल, सो प्रोटेक्टेड, और इसका अपोजिट होता है गार्ड इज इक्वल टू एम्प्टी। सो इसका मतलब है किसी को गार्ड करने की जरूरत नहीं है, जबकि प्रोटेक्टेड जब हम फिलेबल यूज करते हैं तो उसमें हमें उन कॉलम को नेम देना होता है जिनको हम बल्क में ऐड करना चाह रहे हैं क्रिएट मेथड के थ्रू, मॉडल के थ्रू। सो उसमें हमने नेम ईमेल पासवर्ड दे दिया, तो बाकी फील्ड्स जो है वो ऑटोमेटिक है, सो इसको देने की जरूरत नहीं। तो यहाँ मैंने उसका रिवर्स यूज किया, प्रोटेक्टेड गार्ड। गार्ड क्या करता है, बेसिकली जो फील्ड अब हम इसमें एरे की सूरत में देंगे उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसमें वैल्यू ऐड नहीं होने देगा। हमने इसको एम्प्टी रख दिया, इसका मतलब है तमाम की तमाम वैल्यूज फिलेबल हैं। सो मैं इसको सेव करता हूँ। अब इसको फैक्ट्री को रन करने का तरीका क्या होता है, चूँकि ये टेस्टिंग पर्पज़ के लिए होती हैं फैक्ट्रीज, तो इसको या तो हम ब्राउज़र के अंदर रन करते हैं या इसको टिंकर CLI के अंदर। तो मैं यहाँ पर टिंकर CLI में चला जाता हूँ, टिंकर। अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फैक्ट्री ऐप/यूज़र, और इसके बाद मैं इसको दे देता हूँ 100 और क्रिएट। सो मैंने उसको बताया कि यूज़र के मॉडल को यूज़ करो, एक फैक्ट्री क्रिएट कर दो विद 100 यूज़र्स। तो एक यूज़र हमने ऑलरेडी यूज़ किया तो 100 और हो जाएंगे, तो 101 यूज़र्स हमारे टेबल के अंदर क्रिएट हो जाएंगे। सो अनडिफाइंड ऐप यूज़र, सो ऐप यूज़र, इसको हमें सिंगल कोट में लिखना पड़ेगा, सॉरी ऐसे, ओके हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो ये देखिए 101 यूजर्स विद आईडी 100 यूजर्स आर क्रिएटेड विद द लास्ट आईडी 10001। डेटाबेस में आते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 100 यूजर्स ऐड हो चुके हैं, ठीक हो गया। 1 से लेकर ये 1 हमने डिफ़ॉल्ट ऐड किया था, तो ये 100 यूज़र देखिए ऐड हो चुके डमी डाटा। इसी तरीके से अगर हम पोस्ट के टेबल में ऐड करना चाहें तो सिंपली हमें ऐप कॉलन पोस्ट करना होगा और 100 क्रिएट। तो ये 1 और 3 में ऐड करेगा, सिर्फ हमारे पहले जो 3 यूज़र होंगे उनमें से कोई यूज़र पोस्ट को असाइन होगा। सो ये लीजिए, ये देखिए यहाँ पर यूज़र ID 2 है, यहाँ पर यूज़र ID 2 है, यहाँ पर यूज़र ID 1 है, 2 है, 3 है, 1 है। सो रेंडमली उसने 1 2 3 डिफरेंट यूज़र्स को असाइन कर दिया। सो हमारे यूज़र्स के टेबल में भी फैक्ट्री के थ्रू, सॉरी डेटाबेस के अंदर पोस्ट के टेबल के अंदर भी देखिए 100 पोस्ट क्रिएट हो चुकी हैं। अब मैं एक और काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एग्जिट करता हूँ और PHP आर्टिसन माइग्रेट फ्रेश करता हूँ। तमाम डाटा ख़त्म, माइग्रेशन दोबारा आ गई। अब मैंने यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस करनी है, तो यहाँ पर मैं पोस्ट फैक्ट्री में आता हूँ। तो फेकर नेम के बजाय मैं फेकर सेंटेंस 10 करेक्टर यूज़ कर देता हूँ, और कंटेंट में भी मुझे चेंज करना था, एंड इसमें सेंटेंस और इसमें मैं 70 सेंटेंस ऐड कर देता हूँ।
सो आई थिंक इस सेंटेंसेस ठीक है, सेंटेंस ये सेंटेंस ठीक हो गया। तो ये मैंने चेंजेस करनी थी। अब मैं दोबारा रन करता हूँ टिंकर CLI को, PHP आर्टिसन टिंकर। आप चाहें तो इसको ब्राउज़र के अंदर भी एक अलग से एक राउट बना के भी रन कर सकते हैं। सो फैक्ट्री ऐप /user 3 क्रिएट। मैंने कहा 3 यूज़र क्रिएट कर दो। फिर मैंने लिखा ऐप पोस्ट के अंदर 100 पोस्ट कर दो। तो वो कह रहा है कि यहाँ पर वो लेंथ का इशू दे रहा है। मैं इसको 20 लेंथ दे देता हूँ। कंटेंट, तो इसको मैं एग्जिट करता हूँ एक दफ़ा, फिर दोबारा टिंकर में आए। अब मैं दोबारा इसको रन करता हूँ। तो इसने यहाँ पर ऑफिशियल यहाँ पर ये स्ट्रिंग डाटा राइट ट्रंकेटेड सो वो कह रहा है कि जी डाटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम। आई थिंक मैंने उसको 100 लेंथ दी थी, तो ये जो 10 है ये बहुत ज़्यादा है उसको। सो मैं इसको 3 कर देता हूँ। सो इसको 25 कर देता हूँ, क्योंकि मैंने जो टेबल क्रिएट किया था उसमें इसकी लेंथ मैंने 100 दी थी। तो आई थिंक 100 की वजह से वो प्रॉब्लम कर रहा है। वापस टिंकर में आए, एक दफ़ा एग्जिट करके, और अब हम क्रिएट करते हैं। तो ये लीजिए, अब यहाँ पर आ देखें, ये हमारे उसने रेंडमली क्रिएट कर दिया टाइटल, रेंडमली क्रिएट कर दिया कंटेंट, यूज़र रेंडमली असाइन कर दिया, अपडेटेड जो करंट डेट है जो भी, ये देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पास 100 जो पोस्ट हैं वो क्रिएट हो चुकी हैं। सो ये फ़ायदा होता है हमें फैक्ट्रीज़ का। हम एक टाइम में मल्टीपल पोस्ट को मतलब टेबल्स को फिल अप कर सकते हैं। इसमें 3 यूज़र हैं और इसमें हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और 3 यूज़र हैं। अगर आप थंबनेल भी यहाँ पर पाथ देना चाहें किसी साइट का, या आपके फोल्डर के अंदर जो एसेट्स का फोल्डर उसमें कोई इमेज पड़ा हुआ है डिफ़ॉल्ट इमेज, तो वो भी आप यहाँ पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। हमने नहीं दिया क्योंकि ये नलेबल है, तो नलेबल को नलेबल रख दिया, उसमें नल वैल्यू आ गई। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावेल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने सीडिंग और उसको देखा। सीडिंग के अलावा हमने फैक्ट्री को भी देखा, मॉडल फैक्ट्रीज कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे हम उनको यूज़ करते हुए डमी डाटा, टेस्ट डाटा डेटाबेस के अंदर डायरेक्टली इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग मॉडल्स। तो आगे चल के हम मोर मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे जब हम एलोक्वेंट ORM पे डिस्कशन करेंगे। सो अब हम मिलेंगे एलोक्वेंट ORM पे, किस तरीके से एलोक्वेंट ORM को यूज़ करते हैं और उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, वो नेक्स्ट आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। सो तब तक मुझे इजाज़त दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, और अगर आप हमारे चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस के पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करेंगे, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।